गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, हमने 3 क्लासें जब थ्योरी की पढ़ ली हैं, तो आज हम लोग 24-25 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है उस थ्योरी के बेसिस पर अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मेरी कोशिश रही है कि आप सब लोगों के डाउट्स उसी समय दूर हो गए होंगे थ्योरी में, लेकिन मैंने आपको वहां बोला था कि अगर थ्योरी में कुछ कंफ्यूजन रहता है या चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है, तो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें और भी इजी हो जाएंगी आप लोगों के। तो ये जो 23-24 क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, इफ द हाफ सेल रिएक्शन, एक हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है जिसमें कि एक का रिडक्शन हो रहा है, हैज ए लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इज फॉलोज दैट। मतलब क्या कहना चाह रहा है, यदि किसी अर्धशैल अभिक्रिया, और ये अर्धशैल अभिक्रिया जिसमें ए का रिडक्शन होकर के ए माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, में अधिकतम ऋणात्मक अपचायक विभव, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अपचयन विभव हो, तो इसका अर्थ होता है। मीन्स क्या कहना चाह रहा है, देखो समझना, पहले चीजों को समझना पड़ेगा। ये कह रहा है कि एक रिएक्शन हो रही है जो ए से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ए माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये हो रहा है एक तरह से रिडक्शन, और इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया का हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। क्या दे रखा है, ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, और वो नेगेटिव वैल्यू है। तो मैंने देखो आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि लिथियम से लेकर के हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से लेकर के फ्लोरीन, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल होता है नेगेटिव, और मैंने कहा था कि इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल होता है पॉजिटिव। तो मैंने कहा था कि रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसके रिडक्शन, उसके रिड्यूस होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो इसके ऑक्सीडाइज होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप देख लो अच्छी तरीके से, क्या कह रहा है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका मान बहुत अधिक ऋणात्मक है। बहुत अधिक ऋणात्मक का मतलब उसके रिड्यूस होने की संभावना बहुत कम और ऑक्सीडाइज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इट मीन्स जो करेक्ट आंसर होगा, ए शीघ्रता से अपचयित होगा नहीं, शीघ्रता से अपचयित होने के लिए पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल की। दूसरा, ए ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों ही नहीं होगा, ये भी गलत है। ए धीमी गति से अपचयित होगा, ये भी गलत है। ए शीघ्रता से ऑक्सीकृत होगा। बस एक लाइन ध्यान रखो, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो वो रिड्यूस होगा, और अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो ऑक्सीडाइज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, ये सेल दे रखा है जो कि हमारा गैल्वेनिक सेल है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मींस ई नोड सेल दे रखा है कितना, 1.10 वोल्ट। द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन बाय दिस सेल विल बी, हिंदी में क्या है, सेल है ये का मानक विभव 1.10 वोल्ट है, इस सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य है। देखो मैंने आपको कल की क्लास, मतलब रोज ही बता रहा हूं ये चीज, तो मान के चलो। क्या बताया था, मैंने कहा था कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NFE नोड, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, W इलेक्ट्रिक के बराबर होता है। तो चाहे डेल्टा जी निकाल लो चाहे W इलेक्ट्रिक निकाल लो, एक ही बात है। तो W इलेक्ट्रिक निकालने के लिए हम लोग क्या रखेंगे, NFE नोड। तो देखो ये सबको पता है N क्या है, इस पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन।
तो क्या लिखा जाएगा 2 इंटू माइनस यहाँ पे 96,500, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 96,500 कूलाम इंटू सेल विभव कितना है 1.1। देखो जब दो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 212 300 कूलाम इंटू वोल्ट। ध्यान रखना, बहुत काम की बात बता रहा हूं अब, कि ये जो कूलाम इंटू वोल्ट होता है ना वो जूल के बराबर होता है। ध्यान रखना, कूलाम इंटू वोल्ट बराबर जूल होता है। तो हमारा जो आंसर आया W इलेक्ट्रिक बराबर वो कितना आया, ध्यान रखना इस बात का अच्छी तरीके से, कितना आया, माइनस का सिंबल है, माइनस 2,12,300 जूल। अब आपके सारे आंसर किलो जूल में है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे और किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइडेड करके इसको कर देंगे 212.300 किलो जूल। अब आप देख लो कौन सा आंसर सही है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जितना भी थ्योरी पढ़ाई है अब आपको वो थ्योरी यहां पर यूज करनी है। वो जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो सारी की सारी थ्योरी आप लोगों को यहां पर यूज करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज शोन बाय। सेल के मानक अपचयन विभव और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध दर्शाते हैं। मींस देखो मैंने कल की क्लास में बताया था, अगर किसी सेल के लिए नैनसेट इक्वेशन लिखी जाती है तो क्या लिखी जाती है, सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग के सी या के इक्विलिब्रियम, जो भी है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, देखो जो भी आपको लगे वो आप देख लेना अपने हिसाब से, चाहे के इक्विलिब्रियम लिख दो, चाहे के सी लिख दो, चाहे के पी लिख दो। ठीक है, अब मैंने कहा था कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, आप याद करो सारी चीजें, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है वो कहा था कि ये जीरो हो जाएगा। तो देखो हमने लिखा था ई सेल नोड माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग के सी बराबर 0। इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे तो आपका क्या होगा, ई सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लोग के सी, ये रिलेशन। और इसके बाद मैंने एक बात और बताई थी आपको कि लोग के सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.0591। और भी क्या लिख सकते हैं, इधर का लोग उठाएंगे तो के सी बराबर हो जाएगा एंटी लोग एन इंटू ई सेल अपॉन 0.0591। इट मीन्स सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना वो ये मान के चलो कि नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप उठा के देखना। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क है, क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, बस मैं केवल इसका आंसर बताऊंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर है। अब आप खुद इसको सॉल्व करना कि जो सी आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर क्यों है। देखो मैं वीडियो में भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि देखो मैं बता दूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 मिनट में, 1 मिनट का भी नहीं होगा इसका आंसर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चीजों के बारे में सोचें। अगर मैं बता दूंगा तो शायद आप नहीं सोचोगे। तो आप कभी ये मत सोचना कि सर क्यों नहीं बताना चाह रहे, मेरा पर्पस थोड़ा सा अलग है, नहीं बताने का जो पर्पस है मेरा वो थोड़ा सा अलग है। मैं चाहता हूं कि जो हर एक स्टूडेंट है वो कोशिश करे क्वेश्चन सॉल्व करने के, क्योंकि ये सब चीजें थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है।
इसलिए मेरा एक थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि जो क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं वो जरूर सोल्व करें आप लोग। ऐसा नहीं है कि आप उसको सोल्व भी नहीं कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, मतलब मेरे वीडियो के बाद भी आपका होमवर्क रहेगा, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द केमिकल रिएक्शन 2AgCl plus H2 this is equals to 2HCl plus 2Ag taking place in a galvanic cell is represented by the notation। क्या है मतलब, गैल्वेनिक सेल में होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हमें शो करना है कि ये रिएक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आप लोगों को। देखो एक रिएक्शन है हमारे पास, अगर उस रिएक्शन की हम लोग बात करें तो 2AgCl प्लस H2 और यहाँ पे बन रहा है 2HCl प्लस 2Ag। देखो आप लोग समझो, यहाँ से इस Ag का यहाँ पे रिडक्शन होकर के यहाँ पे क्या है, Ag प्लस और Cl माइनस है, ठीक है, तो यहाँ से इस Ag का रिडक्शन होकर के ये Ag में इस Ag प्लस का रिडक्शन होकर के Ag में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये किसका काम करेगा, Ag इलेक्ट्रोड जो है वो किसका काम करेगा, आपका कैथोड बनेगा। और देखो यहाँ पे इस H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहाँ पर इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मीन्स इसका यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। मीन्स जो H2 इलेक्ट्रोड होगा वो आपका, तो आपके पास 2 इलेक्ट्रोड हो गए हैं भाई। कौन कौन से इलेक्ट्रोड हो गए, एक Ag इलेक्ट्रोड हो गया है और एक H2 इलेक्ट्रोड हो गया है। ये कैथोड है, ये एनोड है, और हमारा रूल क्या कहता है, एनोड लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, कैथोड राइट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप लोग लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लिखेंगे तो यहाँ पे प्लेटिनम लगाया जाएगा, ये H2 ये गैस है, और यहाँ पे आपका H+, और इस H+ को आप HCl भी लिख सकते हो, मैंने बताया था आपको, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना। और इस HCl की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो आप, कितनी लिखोगे, 1m, ठीक है। ये आपका साल्ट ब्रिज, फिर आपका लिखा जाएगा Ag+, और फिर आपका लिखा जाएगा, ये इस सेल का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा, जो किस किस को बताता है भाई, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड, ठीक है। ये आपका कंप्लीट, इस क्वेश्चन में देखो इसका आंसर, करेक्ट आंसर बी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो आप देख लेना। बाकी आंसर जो है इसका वो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है वो बी वाला होगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। 5 क्वेश्चन के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ध्यान से समझना क्या है, if the zinc electrode is diluted 100 times then the change in EMF of, then the change in EMF then। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि हमें क्या करना है, हिंदी में बोल देता हूं। यदि जिंक इलेक्ट्रोड को 100 गुना तनु कर दिया जाए तो विद्युत वाहक बल में निम्न परिवर्तन होगा। ये आपको आंसर बताना है। बात समझ में आ गई? मींस क्या हुआ कि आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड था और उसकी कंसंट्रेशन मान लो कुछ भी थी, एक्स कंसंट्रेशन थी, फिर इस कंसंट्रेशन को हमने 100 गुना 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, 100 गुना या 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। मींस उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया हमने, बहुत कम कर दिया है। उसकी जो कंसंट्रेशन थी उसको क्या कर दिया है, 100 गुना कम कर दिया है, ठीक है। तो उसके विद्युत वाहक बल में निम्न परिवर्तन होगा। तो देखो दो चीजें हैं,
पहली बात तो ये कि हम लोग जिंक के लिए नैनसेट इक्वेशन लिखेंगे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, तो ये आपकी जस्ट 1 मिनट रिडक्शन रिएक्शन लिखी जाएगी। देखो रिडक्शन रिएक्शन में क्या लिखा जाएगा, जस्ट 1 मिनट, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये कन्वर्ट हो गया Zn, ठीक है। इसके लिए जो नैनसेट इक्वेशन लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, E Zn2 प्लस Zn बराबर E नोट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.0591 अपॉन 2 log कंसंट्रेशन ऑफ Zn अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। ध्यान से समझना भाई सारी चीजें। अब मैंने कहा था कि सॉलिड की कंसंट्रेशन को यूनिट माना जाता है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो हो गई 1। जब इसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लिया तो आपका नैनसेट इक्वेशन क्या बन गया, ये वाली नैनसेट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन ये वाला बन गया आपका, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पे नैनसेट इक्वेशन का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो मैंने कहा था कि जिंक आयन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी, अब ध्यान रखना, जिंक आयन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो Zn2 प्लस इंक्रीज होगा, लेकिन अगर इस Z प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्या होगी, Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो ये आपका Zn2 प्लस Zn है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग Z प्लस जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक आयन है, उसकी कंसंट्रेशन में पानी मिला रहे हैं, मींस तनु कर रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो जो इलेक्ट्रोड विभव है वो भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। अब कितना डिक्रीज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, तो आंसर तो आएगा इसका कमी वाला। अब कितनी कमी होगी वो हमें चेक करनी है, बस ये ध्यान रखें। आगे बात समझ में, कितनी कमी होगी बस वो हमें देखना है, बस इतना सा आपको ध्यान रख लेना। क्योंकि देखो अब हमें मान लो एक इक्वेशन हमारे पास है ये वाली, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो समझना पड़ेगा। ये इक्वेशन हमारे पास है, तो मान लो कुछ भी सेल विभव आया था, मान लो इसका सेल विभव हमारे पास x आया था। अब जो 100 गुना तनु करने पर जो आंसर आएगा वो इससे कम होगा, हमें ये देखना है कि कितना कम होगा, हमें ये देखना है कि कितना कम होगा, बस इतना सा ध्यान रखें। हमें बस इतना सा देखना है कि वो कितना कम होगा, बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से देखने से क्या है, देखो अब आपको कैसे पता चलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, वो आप लोग ध्यान रख लेना। अब देखो जो भी क्वेश्चन हमारा था, जो भी आंसर आ रहा था हमारा, एक्स वोल्टेज आ रहा था। अब देखो ये वाली दोनों वैल्यूज तो सेम रहेंगी, तो इसको तो हम लोग ऐसे की ऐसे रख देंगे, ये Zn2 प्लस और ये Zn बराबर E Zn2 प्लस और ये Zn माइनस। बस आपको जो कंसंट्रेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं बस उसको अलग करना है, जस्ट 1 मिनट। जो कंसंट्रेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं बस उस कंसंट्रेशन को आपको चेंज करना है। तो देखो 0.0591 अपॉन 2 log। अब आपको ध्यान रखना है, अब हम लोग कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं 100 गुना, अब कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो ध्यान रखना क्या होगा, यहाँ पे 1 अपॉन जो भी एक्स वाई जेड थी हमारी कंसंट्रेशन मान लो, तो यहाँ पे 1/100 कर दिया जाएगा, और 1/100 किया जाएगा तो ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, इसमें क्या करेंगे, माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 100।
और log 100 की वैल्यू कितनी होती है, -0.0591 अपॉन 2 इंटू log 100 की वैल्यू आती है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच जाएगा 0.0591। ठीक है, और 591, अब देखो इतनी कमी हो जाएगी, इतनी कमी हो जाएगी, इतने मतलब जो आपका इतनी वोल्ट की कमी हो जाएगी आपकी। ये कह सकते हैं कि अगर आप 100 गुना तनु कर दोगे तो इतने वोल्ट की कमी हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना आपका आंसर मिली वोल्ट में दिया हुआ है, तो इस 0.0591 इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 59 मिली वोल्ट। तो इतनी कमी हो जाएगी इस जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव में, अगर उसके सॉल्यूशन को 100 गुना तनु कर दिया जाए तो। मान लो पहले इसकी कंसंट्रेशन 1 थी, अब उसकी कंसंट्रेशन को 100 गुना तनु कर दिया, मतलब कम हो गई, 100 गुना कम हो गई, और 100 गुना कम करने के लिए उसको 100 से डिवाइडेड कर दिया, तो जब यहां से इसको ऊपर की तरफ लाएंगे तो log 100 हो जाएगा, और log 100 की वैल्यू होती है 2। तो देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सीधा क्वेश्चन नहीं होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए आपको 5 है, वो एकदम इजी गोइंग क्वेश्चन थे आपके, वहां पे आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं आया है, लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, फिर भी किसी को कोई इशू हो तो मेरे से पूछ लेना ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ PS3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द पोटेंशियल ऑफ सेल वुड बी द वैल्यू ऑफ 2.303 RTF इज 0.059। ये तो हमें पता ही है, हिंदी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को PS3 के विलयन में डुबाया गया है, सेल का विभव होगा। अब देखो याद करो, मैंने कल की लास्ट टॉपिक में एक बात बताई थी आपको कि नैनसेट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सा नहीं दिया है, तो जब कुछ नहीं दिया हुआ हो तो ध्यान रखना हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। ये आप अच्छी तरह से समझ लेना भाई। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कुछ भी लिख के नहीं दिया जाए तो आप उसको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना। और देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मैंने कहा था -0.0591 इंटू pH। देखो आपका क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो ERP -0.0591 इंटू 3, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया -0.177 वोल्ट। अब आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से। अब देखो मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं बता दूंगा कि इक्वेशन आई कैसे है, ये वाली इक्वेशन कहां से आती है। देखो अगर हाइड्रोजन के लिए अगर नैनसेट इक्वेशन लिखी जाएगी तो क्या लिखा जाएगा, देखो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए -H+H2 -0.0591 अपॉन n की जगह 1 रख दूंगा, log 1 अपॉन H+n की कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज 0। तो आपका क्या बना यहाँ पे EH2, और ये इसको लिख सकते हैं ई रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका क्या रह गया -0.0591 अपॉन 1 log 1 अपॉन H+n की कंसंट्रेशन। अब देखो अगर इसको मैं ऊपर की तरफ ले आऊं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो देखो ये सिंबल फिर चेंज हो जाएगा, ये माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 0.0591 log H+n की कंसंट्रेशन।
और देखो हम क्या लिखते हैं, पीएच बराबर माइनस लोग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। और अगर लोग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन बराबर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, माइनस, तो ध्यान रखना ये वाला जो है इसकी जगह क्या लिखेंगे, अब समझ लो। ई रिडक्शन पोटेंशियल बराबर 0.0591 और यहाँ पे माइनस पीएच, इस माइनस को आगे ले आएंगे, ये ई रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा माइनस 0.591 और ये पीएच, और यही इक्वेशन मैंने लिखा। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मेरी क्लास लेने के बाद अगर आपने मेहनत की, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, देखो बस मैं केवल, मुझे इतना विश्वास है कि मैंने इतनी मेहनत की है केमिस्ट्री पे कि मैं बच्चे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपने मेरे साथ मेहनत कर ली तो मेरी गारंटी है अगर किसी भी कंसेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन रह जाए तो आप, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा है। देखो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड एंड एजी इलेक्ट्रोड आर 0, ये तो आपका जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है और ये आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, जिंक इलेक्ट्रोड और एजी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः ये वाला और ये वाला है, सेल का मानक विभव होगा। देखो मैंने कल ही आपको बताया था, अगर दोनों इलेक्ट्रोडों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ हो तो सेल का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और ये क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। अब आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक और एजी, अब आप डिसाइड करो ये एनोड होगा ये कैथोड होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिसाइड किया है तो बस आपका ई सेल बराबर आ जाएगा, क्या आएगा, ई सेल बराबर ई नोट जिंक इलेक्ट्रोड, सॉरी एजी इलेक्ट्रोड, क्योंकि रिडक्शन उसका हुआ है, एजी प्लस एजी माइनस मानक, अब चयन विभव किसका, जिंक इलेक्ट्रोड। ये वैल्यूज पुटअप कर दो, एजी वाले की है 0.799 माइनस, यहाँ पे आ गया, ये फिर माइनस में है 763 वोल्ट। अब देखो ये माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 0.799 प्लस 76, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, क्लियर कट, जस्ट 1 मिनट, इन दोनों वैल्यूज को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.56 वोल्ट। देखो ध्यान रखना एक बात का, हमेशा इस इक्वेशन में जो आप वैल्यू पुटअप करोगे ना वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, और वो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि कौन से एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है और कौन से का नेगेटिव में होता है। देखो एजी हाइड्रोजन के नीचे आता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो सही लिखा है, और जिंक हाइड्रोजन के ऊपर आता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, ये भी हमने सही लिखा है। बहुत चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी, इतना आसान भी नहीं है। देखो आप लोगों को लगता हो कि सर ने बता दिया तो चीजें हो जाएंगी, नहीं, चीजें इतनी भी आसान नहीं है कि मेरे कहते ही आप लोग कर लोगे या आपसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अब आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्यों है मैं बता देता हूं। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर इन वाटर 298 केल्विन आर, देखो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और एजी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। अब देखो आपको इन दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, और रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो ये तो हो जाएगा 0.76 वोल्ट और ये हो जाएगा प्लस 0.80 वोल्ट। अब आप देख लेना किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो एनोड का काम करेगा, तो इसका ज्यादा है तो ये तो आपका हो जाएगा एनोड और ये आपका हो जाएगा कैथोड। और जब एनोड और कैथोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, एनोड की रिएक्शन लिखनी है, कैथोड की रिएक्शन लिखनी है
और दोनों को जोड़ करके सेल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन लिखना। और आंसर मैं बता देता हूं, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कोशिश करोगे तभी काम होगा। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया तो मेरे को सारी चीजें आ जाएंगी, संभव ही नहीं है। हाँ, मैंने आपको इतना करवा दिया है कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो आपका यहां तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यकीन मानो इस बात का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो देखो ये बहुत अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना है आप लोगों को। देखो क्या है, कंसीडर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें कि रिडक्शन हो रहा है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स M1, M2 and M3 are this, this and this respectively. The order of their reducing power. हिंदी में क्या कहता है, अभिक्रिया दे रखी है इसमें M1, M2 तथा M3 तत्वों के मानक अपचयन विभव के नाम, जिनके मानक अपचयन विभवों के मान -0.34 वोल्ट, -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट है। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम बताना है। देखो हमें इनका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना है। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना है। और मैंने आपको कहा था कल ही कि उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा जिसका, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा जिसका ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से होगा। बस इतना सा ध्यान रख लेना, जिसका ऑक्सीडेशन जितनी आसानी से होगा, जिसका ऑक्सीडेशन जितनी आसानी से होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। ये ध्यान रख लेना। अब हमें तीनों में से देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। तो देखो हमें 3 एलिमेंट दिए और 3 एलिमेंट में कौन कौन से, M1, M2 और M3, और इनकी वैल्यू दी है 0. ये तो, और ये आपकी -3.5 वोल्ट। ठीक है, और ये आपकी दी है 1.66। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसने लिखा है बाकायदा कि ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो देखो अगर हम लोग माइनस वैल्यू के बेसिस पर देखें, अब थोड़ा सा समझना मैथमेटिकली, अगर माइनस वैल्यू के बेसिस पर देखें तो सबसे जो कम वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वो ये वाली है, सबसे कम है ये, लीस्ट है ये, क्योंकि माइनस में है। माइनस में जितना ज्यादा होगा उसका मान उतना ही कम। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखी जाए तो ये सबसे ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल की। मींस अगर हम लोग बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की तो इसका रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर M2 की बात करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, M2 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से होगा, और इसका ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से होगा तो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर तो होगा M2 का, उसके बाद रिड्यूसिंग पोटेंशियल इसका है, सबसे कम इसका, फिर दूसरे नंबर पे इससे थोड़ा ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका। तो सबसे ज्यादा तो इसका तो रिडक्शन होने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन होने की संभावना सबसे कम, तो ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो आपका एक ही तो बचा, वो आपका, ये इनके रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर होगा। देखो समझना पड़ेगा भाई, चीजों ना इजी नहीं है। माइंड को, आपको ब्रेन एक बार तो वॉश होगा, लेकिन अगर आपने एक बार वॉश करके ये चीजें समझ ली कि कैसे डिसाइड करना है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका, वो करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द, देखो इन क्वेश्चंस को समझना, अगर आप इन चीजों को समझ जाओगे
और अगर आपने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए ना, तो जो मैं करवा रहा हूं, ये मान के चलो यार, कम से कम मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं 50 से 60 क्वेश्चन तो मैं आपको क्वेश्चन क्लास में सोल्व करवा दूंगा। 100 150 तो क्वेश्चन सोल्व करते हो आप लोग, और कितना करते हो? ऐसा तो है नहीं आप 400-500 करते हैं, 400-500 ही कर लोगे तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगी। और आप उनमें भी मानो 50-60 क्वेश्चन अगर मैं सोल्व करवा दूं, कम से कम भी मान के चलो 15-20 क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर्स के हो जाएंगे। आज हो गए 25 क्वेश्चन, ये लो 45 क्वेश्चन तो यही हो गए। और कम से कम भी नहीं तो कम से कम भी 20 क्वेश्चन और मानो 65 क्वेश्चन। अगर मैं आपको 65 क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो आप यकीन मानो इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। 10 के बाद में 11वां क्वेश्चन। देखो अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना पिछले क्वेश्चन के बेसिस पर। ये आपका फिर से होमवर्क। देखो होमवर्क करोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। मेरे चाहने से आप सोचो कि सर ने करवा दिया तो अपना काम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूं। 4 alkali metal A, B, C, D are having respectively standard electrode potential as this. Which one will be most reactive? अब देखो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख के नहीं दिया है, तो ध्यान रखना आपको ये रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करना है आपको। अब देखो इसमें क्लियर लिख दिया है एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल मतलब है, एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन सबसे इजीली होगा, मींस जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, मैक्स, मींस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। बस यही हिंट दूंगा मैं आप लोगों को, बस इतना सा ध्यान रख लेना। अब आपको बस एक काम करना है, मैथमेटिकली देख लेना कि इनमें से किसका, ये तो सब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये सब किसकी वैल्यू है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ध्यान रख लेना इस बात का। अब आप देख लेना सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, उसी का ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा और उसी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। बस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो अब देखो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और H2 और फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या कहना चाह रहा है, अम्लों अथवा जल अथवा अपने किसी यौगिक में से H2 विस्थापित न कर सकने वाली धातु है। मैंने आपको एक सिंगल लाइन बताई थी कल, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो H2O या H2SO4 या इनका कोई भी यौगिक जिसमें H+ हो, इन सबसे रिएक्शन करके H2 गैस देते हैं। तो बस आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट चारों में से हाइड्रोजन से ऊपर नहीं है, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है, आयरन भी हाइड्रोजन से ऊपर आता है, Pb भी, बट Hg हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो Hg होगा। अब देखो एक छोटा सा तरीका बताता हूं जो मैं जनरली यूज करता हूं, और वो क्या यूज है मेरा। देखो एक सीक्वेंस आप याद रखना, लेके बारात कान्हा, जब मैं एमएससी करता था तब मैंने ये सीखी थी, देखो तभी से मैंने यही यूज की है। लेके बारात कान्हा, मजे से आना, मन जो करे फेंक देना, निगाहें शंका भरी। तो इससे आपका लगभग काम हो जाए, और इतना अगर आपने याद कर लिया ना तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो आप ये मत सोचना कि इससे काम नहीं होगा। अब इसका तरीका क्या है देखो मैं बता देता हूं। लेके बारात मतलब लिथियम पोटेशियम, बारात Ba, काना CANA, मजे से Mg, आना एल्यूमिनियम, मन जो करे, इसके नीचे मन जो करे
फेंक देना निगाहें शंका भरी। इसके बाद याद रखना आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे ध्यान रखना कॉपर, कॉपर के नीचे Ag, फिर I2, फिर Br2, फिर Cl2 और फिर I। इतनी अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर ली तो यकीन मानो आपका लगभग 80% काम हो जाए। अगर आपने यहां तक की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर ली तो आप यकीन मानो कि आपका 80% काम हो जाएगा। मैंने बता दिया है तरीका, ठीक है। अब Hg वगैरह जो कुछ एलिमेंट है वो जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तब आप लोग ध्यान रख लेना। देखो सब कुछ नहीं बताया जा सकता, कुछ ना कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ऐसे तरीके से बता दूं कि ईच एंड एवरीथिंग आपको याद रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी आप लोग ही करना भाई, ये भी आपका होमवर्क ही है। मैंने कल बताया था मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, मैंने कहा था लिथियम से नीचे की तरफ जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिक्रीज होता है। तो बस अगर वो सीक्वेंस आपको याद है तो आप कर लोगे। आंसर मैं बता दूंगा, इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो सीखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ मेरे भरोसे हो। मैं कभी किसी को गारंटी नहीं देता भाई कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। हाँ ये मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, अगर मेरी तरफ से कोई कमी लगे आपको कभी भी जिंदगी में कि सर हमने आपका कोर्स ज्वाइन किया, आपकी तरफ से कमी रही, उस चीज का मैं जिम्मेदार। 500 के लगभग बच्चे तो हमारे पास हो गए भाई, हमारे ही बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो ये बिल्कुल नैनसेट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल, एक सेल है जो निकल इलेक्ट्रोड और Au3+ इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे ई नोट, निकल इलेक्ट्रोड का ई नोट दे रखा है इतना, और जो गोल्ड का जो इलेक्ट्रोड है उसका ई नोट है इतना। हमें सेल का इलेक्ट्रोड कैलकुलेट, यहाँ पे देखो निकल आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है और यहाँ पे Au3+ आयन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या कह रहा है? सेल एक निकल इलेक्ट्रोड और एक गोल्ड इलेक्ट्रोड से मिलकर के एक सेल बना हुआ है, जिनमें निकल इलेक्ट्रोड का मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है ये वाला निकल का, और गोल्ड का दे रखा है ये वाला। तो हमें सेल का विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सीधे कहाँ जाएंगे? नैनसेट इक्वेशन पे जाएंगे। और हमारी नैनसेट इक्वेशन क्या कहती है? देखो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते -0.0591 अपॉन एन लोग। अब देखो हमें पहले सेल रिएक्शन चेक करनी है, और सेल रिएक्शन चेक करनी है तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि कौन एनोड और कौन कैथोड। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे चले जाना और आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाएगा। आपका निकिल ऊपर आता है, ऊपर आएगा, लिथियम से नीचे की तरफ जाते हैं तो निकिल ऊपर की तरफ आता है, तो ये आपका एनोड हो जाएगा। और जो Au है वो नीचे आता है तो वो आपका कैथोड हो जाएगा। कल ही मैंने बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी भाई? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? निकिल का। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसका होगा भाई? Au3+ का। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा A। अब देखो अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैच नहीं हो रही है, हमें ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। के लिए देखो इसको तो कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और जब 3 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया? ध्यान से समझना आप लोग, क्या निकला? आपकी ऊपर एनोड वाली बन गई है 3 निकल
और 3 निकल का ऑक्सीडेशन होकर के आपके बन गए 3 निकल 2+ और 6 इलेक्ट्रॉन। नीचे आपका आ गया 2Au3+ और ये सॉरी को दिए हैं हमने 6 इलेक्ट्रॉन और ये आपका कन्वर्ट हो गया है। अब देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख लेंगे या रेडॉक्स रिएक्शन लिख लेंगे। ऐसे तो 6 कैंसिल भाई। अब क्या लिखा जाएगा 3 निकल प्लस 2Au3+ दिस इज इक्वल्स टू 3Ni2+ और 2Au। अब देखो ये कंसंट्रेशन यहां लिख लेंगे और जब ये कंसंट्रेशन यहां पे लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इसकी पावर 3 कर देंगे और Au की कंसंट्रेशन 2। नीचे क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे निकिल की कंसंट्रेशन की पावर 3 और Au+3 की कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है। अब आपको कल ही बताया था मैंने लास्ट क्लास में, ये सॉलिड है इनकी कंसंट्रेशन को तो 1 माना जाएगा। ठीक है। अब इनकी कंसंट्रेशन को 1 मानेंगे तो आपकी नैनसेट इक्वेशन क्या बन जाएगी ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 6। ये 6 आएगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान रख लेना इस बात का। लोग निकिल +2 आयनों की कंसंट्रेशन इसकी पावर 3 और Au+3 आयनों की कंसंट्रेशन इसकी पावर 2। अब देखो हमें एक चीज और कैलकुलेट करनी है और वो है हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और ये कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो एक बार यहां से मैं उठा देता हूं, यहां मैं बता देता हूं स्टैंडर्ड सेल, ये आपको पता ही है, सब कुछ बताया हुआ है। देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। देखो आपको पता है ई नोट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन सा है भाई, कैथोड आपका गोल्ड वाला है, तो गोल्ड वाले की वैल्यू यहां पे लिखी जाएगी। तो लिखेंगे 1.50 माइनस, और ये आपका निकिल, निकिल का एनोड था, एनोड का कितना दिया है -0.25 वोल्ट। ठीक है। देखो माइनस और माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1.50 + 0.25 बराबर 1.75 वोल्ट। देखो अब ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास, तो हमने क्या रखा ई सेल माइनस, अब इसकी जगह 1.75 वोल्ट। ठीक है, -0.0591 अपॉन 6 लोग। अब इनकी कंसंट्रेशन भी रख लेते हैं भाई निकिल की, इनकी। अब देखो आप कंसंट्रेशन में चलो, जब कंसंट्रेशन में चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों की कंसंट्रेशन सेम है 1:1। दोनों की कंसंट्रेशन को 1:1 रखेंगे तो क्या रखा हमने, देखो ये 1 की पावर 3, ये 1 की पावर 2, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सारा 1 ही रह गया। log 1 का मान 0, तो ये पूरा का पूरा 0 का मतलब आपका जो ई सेल निकल के आया ना वो क्या हो गया आपका ई नोट के बराबर। ओनली दिस वन करेक्ट आंसर मींस सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के बाद आपका सारा मामला सही हो जाएगा, लेकिन ये यकीन मानो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप विश्वास रखो मेहनत करने के बाद सारा का सारा मामला सही हो जाएगा। फिर आपको जो भी कंफ्यूजन है छोटे मोटे बड़े सारे, फिर कुछ नहीं होगा आपको। ठीक है, आगे चले। तो 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन अगर, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ये मैं बताऊंगा जब प्रीवियस ईयर्स के सोल्व कराऊंगा। देखो ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो ये Fe+2 का रिडक्शन करके Fe में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ध्यान रखना। ये रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए है, Fe+2 से Fe में कन्वर्जन के।
देखो ये Fe+3 से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन ये किसके लिए है? Fe+3 से Fe के। अब ये पूछ रहा है आपसे, ध्यान से समझना, कि Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है, मींस रिडक्शन पोटेंशियली पूछ रहा है, लेकिन किसके लिए पूछ रहा है? Fe+3 से Fe+2 में जाने के, ये पूछना चाह रहा है। मीन्स हिंदी में भी वही बात है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है, ये इसके लिए Fe+2 से Fe+ के लिए, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल और पूछा भी रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इसके लिए पूछा है आपको, किसके लिए? Fe+3 और Fe+2। आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से? अब आप इस क्वेश्चन को एक बार समझ लो आप अच्छी तरीके से, फिर हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमें ये कैलकुलेट करना है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट, ठीक है। तो अब आप देखो, एक थोड़ा सा माइंड बनाओ, आप अपना माइंड लगाओ थोड़ा सा, कि ये जो है वो आपका Fe+3 से Fe+2 में, Fe+3 से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका वो Fe+2 से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता, थोड़ा सा अगर माइंड लगाया जाए तो, कि अगर इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटा दी जाए, अगर इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटा दी जाए, तो आपका क्या बचेगा भाई? आप अब खुद समझ जाओगे आप लोग, ये वाला बचेगा। एक बार लिख के देख लेते हैं, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ज्यादा क्लियर करने के लिए क्या करें हम लोग? मान लो ये Fe+3 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ये Fe में कन्वर्ट, ठीक है। और ये आपका Fe+2 था, ठीक है, और ठीक है, और ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसको, ठीक है, और ये आपका Fe में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो अगर आप एक थोड़ा सा टेक्निकली आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अगर एक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर की जाए, ये संख्या बहुत जरूरी है रिएक्शन को बैलेंस करने के। तो देखो, इसको तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, देखो समझना, 2Fe+3, ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ गए आपके 2Fe, और नीचे क्या आ गया आपका? नीचे आ जाएगा 3Fe+2, ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ गए आपके 2Fe। अब देखो, अगर इसमें से ये वाली इक्वेशन घटाई जाएगी, ध्यान रखना, अगर इसमें से ये वाली इक्वेशन घटाई जाएगी, तो आप यकीन मानो आपके पास जो बचेगा वो केवल और केवल ये वाला बचेगा। आप चेक कर लो, चाहे घटा के देख लो, मतलब आपके पास जो एक्चुअल में घटेगा, मतलब देखो तरीका ऐसा नहीं है, देखो ये तो सारे कैंसिल हो ही गए, तो इसका जो रिजल्ट आया वो आपका ये वाला रिजल्ट आएगा, देख लो, ये लो, यही आ गया ना। और इसी का हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, ये तरीका बताया है मैंने, बाकी आप शॉर्ट में भी चीजों को देख सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका होता है हमारा कैलकुलेट करने का, कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं, इसको माना जाता है डेल्टा G1, इसको माना जाता है डेल्टा G2, और जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको मानेंगे डेल्टा G। तो अभी मैंने बताया, तो डेल्टा G3 बराबर क्या हो जाएगा? देखो अब ध्यान से समझ लेना भाई, डेल्टा G3 बराबर हो जाएगा डेल्टा G2 माइनस डेल्टा, ठीक है। अब देखो, डेल्टा G3 बराबर क्या होगा? माइनस NFe(E03), ठीक है, इसके बराबर क्या होगा? माइनस NFe(E0), सॉरी E02 माइनस NFe(1E0). अब देखो वैल्यूज रखेंगे, देखो F से F तो सब काट दो, आप वैल्यूज रखो। देखो अगर यहाँ पे बात करेंगे वैल्यूज की, अब ध्यान से समझना, इसमें देखो ये हमें डेल्टा G3 तो ये है,
तो इसमें n की वैल्यू तो 1 है और E नोट हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 1 इंटू E नोट 3 और ये माइनस। सेकंड वाले की बात करें तो देखो अब फिर थोड़ा सा समझना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हैं, डेल्टा G2 में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है, यहाँ पर -3 इंटू और इसका वोल्टेज ये है, तो यहाँ पे इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना आया 0, माइनस में लिखा जाएगा ये, और ध्यान रखना -0.36 सॉरी 036 वोल्ट माइनस 2 इंटू -0.440 वोल्ट, ये अब ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो ये और ये दोनों प्लस में कन्वर्ट हो गए, तो आपका क्या बदल गया, ये तो हो गया आपका E3 नोट बराबर, देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया, कितना आया 0.108 वोल्ट। और देखो ये प्लस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया था, ये माइनस रह जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया -0.880। अब देखो इन सबके सिंबल चेंज कर लेंगे, तो ये तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव में, ये आपका हो जाएगा -108 वोल्ट, और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव में। अब देखो 800.880 में से 0.108 को घटा देंगे और घटाने पर आंसर आएगा पॉजिटिव में 0.771 वोल्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, सीधे क्वेश्चन नहीं है भाई, ये जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल भी सीधे नहीं है, आपको इन क्वेश्चंस में अपना माइंड यूज करना ही पड़ेगा। किस तरह से करते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो ई नोट फॉर सेल, एक सेल दे रखा है गैल्विन और इसका ई नोट दे रखा है 1.0 वोल्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल, इस सेल के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक निकालना है। सबसे पहले तो साम्य स्थिरांक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, कि इक्विलिब्रियम बराबर n इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.0591, और एक चीज और मैंने छोड़ दी है जिसको मैं लिख देता हूं। देखो याद आपको रखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम बराबर था एंटी लॉग, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू, ये तो गैल्वेनिक सेल है, सबको ही पता है 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या लिखा जाएगा कि इक्विलिब्रियम बराबर 2 इंटू 1.10 वोल्ट अपॉन 0.0591। और जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो ये सब चीजें आप कर लेना, मैंने तो सोल्व कर रखा है पहले ही, देखो ये थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2.20 अपॉन 0.0591, और इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 37.22। अब ध्यान रखना, अब इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, आंसर ऐसे नहीं, देखो यहाँ पे एंटी लॉग चल रहा है, ये भी ध्यान रखना एंटी लॉग, और यहां पर भी आपका क्या लग रहा है एंटी लॉग, मींस जो के इक्विलिब्रियम आया है वो हमारे पास आया है एंटी लॉग 37.22। देखो एंटी लॉग लेते समय आपको ध्यान, मैं बताऊंगा ये क्लास में, मैं बता दूंगा कैसे लेते हैं लोग एंटी लॉग। ये जो दशमलव के पहले की संख्या होती है ना, ये 10 की पावर में चली जाती है, मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि एंटी लॉग 0.22, ये तो बच गया आपका, ये ऊपर चला गया इनटू 10 की पावर माइनस, और देखो यहाँ पे केवल 10 की पावर में ही दे रखा है, तो इसका एंटी लॉग अभी लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा बाकी कैसे लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये वाला एंटी लॉग में, बस एक ही ध्यान रखना, दशमलव के पहले की जो भी संख्या होगी, अगर मान लो आपके पास केवल ही 37 आंसर आता तो ध्यान रखना ये आंसर आपका 10 की पावर 37 हो जाता सीधा ही, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई संख्या दशमलव में है, जैसे मान लो 3.3010 है, तो ध्यान रखना
ये 3 तो चला जाएगा 10⁻³ में, और लोग ये जो 0.3010 है उसका लो एंटी लोग होता है 2, तो इसका आंसर होता है 2 × 10⁻³ ये इसका आंसर होता है। मैं बताऊंगा आप लोगों को, कोई इश्यू नहीं है, बस इसका आंसर देख लो आप लोग। तो 10⁻37 जो है वो इसका आंसर। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आप इतना भी सीख लोगे ना जितना मैं इस वीडियोज में बता रहा हूं, आप यकीन मानो किसी भी ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, अगर वो आपसे नहीं हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। द EMF ऑफ ए डैनियल सेल एट 298 केल्विन इज इवन। ये आपका डैनियल सेल दे रखा था, और कंसंट्रेशन इसकी है 0.01 m और ये 1 m। when the concentration of ZnSO4 is 1 mole and that of CuSO4 is 0.01 mole, the EMF change to E2, what is the relationship between E1 and E2? मीन्स हिंदी में क्या कह रहा है देख लो। 298 केल्विन पर डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल E1 है। इस समय जो जिंक आयन की कंसंट्रेशन है वो 0.01 है और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 1 m है। जब ZnSO4 की सांद्रता को 1 m कर दिया जाए, मींस बढ़ा दिया, अब ध्यान से समझ लो, बढ़ा दिया किसका, Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया 0.01 से 1 मोल कर दिया है, जबकि कॉपर आयन की कंसंट्रेशन को घटा दिया 1 से 0.01 मोल कर दिया है। तब ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद नया विद्युत वाहक बल E2 है, तब E1 और E2 में क्या संबंध होगा। देखो मैंने आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता रखी है कि जिंक आयनों की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर ई सेल डिक्रीज होगा, और मैंने आपको बता रखा है कि कॉपर आयनों की सांद्रता को इंक्रीज करने पर ई सेल इंक्रीज होगा। अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है ध्यान से समझना, जिंक आयन की सांद्रता को तो बढ़ा रहा है और कॉपर आयन की कम कर रहा है, जबकि कॉपर आयन की तो बढ़नी चाहिए। तो जब कॉपर आयन की सांद्रता कम होगी, मतलब कॉपर आयन की सांद्रता को कम कर दिया, कॉपर आयन की सांद्रता कम होगी तो ई सेल भी कम होगा, ई सेल कम होगा, इट मींस E2 लेस देन E1 होगा, या कह सकते हैं कि E1 ग्रेटर देन E2। देखो आप बिना पेन चलाए कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको, देखो, वरना आप अगर मैथमेटिक्स में पढ़ जाते तो ये क्वेश्चन आपसे होता ही नहीं, बोलो गारंटी है मेरी, आप करके देख लो चाहे, फिर आपका कम से कम भी जो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में हो रहा है ये 5 मिनट खाएगा, फिर करके देख लेना चाहिए आप इस क्वेश्चन को। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये आपका होमवर्क है भाई, ये सब कुछ दे रखा है, बस इतना सा ध्यान रखना, मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे जिंक का रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ आयरन का भी तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्रोमियम का भी तो रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। प्रबलतम अपचायक बताना है, मींस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट, मींस जिसका ऑक्सीडेशन सबसे इजीली होगा। और किसका ऑक्सीडेशन सबसे इजीली होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। बस ये ध्यान रख लेना, ये तो आप तो सीधा सा कंसेप्ट रखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होने की संभावना सबसे ज्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसका ऑक्सीडेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। बस ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में ही करवा दिया था। क्या क्वेश्चन था हमारा, इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ द मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ ए हाफ सेल यूजिंग ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड ए साल्ट ब्रिज, व्हेन द साल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, अगर साल्ट ब्रिज को हटा लिया जाए तो क्या होगा। तो मैंने उस दिन बताया था आपको क्लियर कट कि जो वोल्टेज होगा वो 0 तक गिर जाएगा, 0 हो जाता, साल्ट ब्रिज को हटाते ही
सेल काम करना ही बंद कर देगा, और सेल काम करना बंद कर देगा मीन्स सेल का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, 0 होगा। कोई नानुकर नहीं है, एकदम सिंपल चीजें हैं वो, और कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एसर्शन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। तो मैं जहां जहां मुझे लगेगा हम इस टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन है देखो। फॉर ए सेल, ये आपका गैल्वेनिक सेल है, एट द इक्विलिब्रियम वोल्ट मीटर गिव्स 0 रीडिंग। मीन्स इक्विलिब्रियम पर जो आपका गैल्वेनिक सेल है उसका जो सेल पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है। कारण क्या दिया, एट द इक्विलिब्रियम, एट द इक्विलिब्रियम देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर और जिंक आयन। तो पहला क्या कह रहा है, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. If assertion is true but reason is false, if the assertion and reason both are false. मीन्स क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि आपका जो गैल्वेनिक सेल है, ये वाला जो गैल्वेनिक सेल है आपका, जस्ट 1 मिनट, ये गैल्वेनिक सेल जो है इक्विलिब्रियम पर, इस गैल्वेनिक सेल का जो वोल्टेज है वो वोल्टमीटर जो इसका वोल्टेज बताता है वो 0 बताता है। और दूसरा जो रीजन बता रहा है, ये कह रहा है साम्य अवस्था पर कॉपर और जिंक प्लस आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। आ गई बात समझ में? तो देखो आप एक चीज समझ लो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो हमारा कोई भी गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल की बात करें तो देखो जब गैल्वेनिक सेल काम करना स्टार्ट करता है तो शुरू में Zn+2 आयनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और कॉपर प्लस आयनों की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है। ध्यान रखना, आगे बात समझ में। अब देखो कॉपर प्लस आयनों की सांद्रता डिक्रीज होने की वजह से जो सेल का वोल्टेज है ना वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता है। और डिक्रीज होते होते एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब कंप्लीट कॉपर आयन खत्म हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में जिंक प्लस आयन नए नहीं बनेंगे, और नए नहीं बनेंगे तो जिंक प्लस आयन और कॉपर प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। बराबर की बात नहीं कर रहा हूं, चेंज नहीं होगी, बराबर तो हो ही नहीं सकती, ये चेंज नहीं होगी। और इसी कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। का मतलब जो स्टेटमेंट है वो भी सही है और इसका जो कारण है वो भी सही है। क्योंकि कारण इसलिए सही है क्योंकि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई तो कॉपर आयन जो है पूरे के पूरे खत्म हो गए, नए जिंक आयन नहीं बन रहे हैं, कॉपर आयन का रिडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब सेल काम नहीं कर रहा है। और सेल काम नहीं कर रहा है तो फिर आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बिल्कुल। कई बात समझ में, ये स्टेटमेंट भी सही है और इसका रीजन भी। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फाउंड, दिस वन at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन। एक गैल्वेनिक सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है का मानक ईएमएफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है 0.591 वोल्ट है। तो सेल का साम्य स्थिरांक, देखो साम्य स्थिरांक का फॉर्मूला के इक्विलिब्रियम बराबर एंटी लॉग एन इंटू ई सेल, ई नोट सेल अपॉन 0.0591 बराबर एंटी लॉग, देखो एन की जगह 2, सेल कितना है 0.591 अपॉन 0.059, ठीक है। जब इसको काटेंगे यहां से, यहाँ पे कितना बचेगा 10, और जब 10 बचेगा, देखो ये मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। अब आप मुझे ये मत पूछ लेना कि सर ये 10 कैसे आ गए, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो
तो ऊपर वाली देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 591/1000, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 591/10,000। 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, 591 से 591 कैंसिल, एक ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 10 आ जाएगा। तो क्या बना, एंटीलोग 2 इंटू 10 मतलब 20, एंटीलोग 20। और 20 का एंटीलोग मैंने अभी बताया था आपको कितना होगा भाई, 10⁻20। ये ध्यान रखना, कितना होगा, 10⁻20। एक मिनट, एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, मैंने गड़बड़ तो नहीं बताया, कंसेप्ट तो सही बताया है, लेकिन मुझे कुछ साम्य स्थिरांक हमने यहाँ पे रखा है 10⁻−7। दोनों में से एक आंसर गड़बड़ है, वो भी फिर माइनस में आना। यहाँ मुझे जहां तक लगता है कि 10⁻20 आना चाहिए। देखो, अब तो मैंने लिख लिया है, ये 10⁻20 आना चाहिए, -20। क्योंकि जो संख्या उससे पहले होती है वो माइनस में चली जाती है, दशमलव से पहले की जो संख्या होती है वो माइनस की पावर में जाती है। तो ये मुझे जहां तक लगता है, एक बार मैं देख लूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन तो मैं भी हो ही गया, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हो गई। या तो इसका आंसर -20 आना चाहिए, ठीक है। मैं ये बता दूंगा आप लोगों को लास्ट क्लास, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, ये क्वेश्चन रख करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मुझे जहां तक लगता है इसका आंसर 10⁻−20 होना चाहिए। अगर 10⁻−20 हो जाएगा तो हमारे सारे कंसेप्ट सही है फिर, ठीक है। तो देख लेंगे हम लोग, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये कहीं ना कहीं शायद टाइपिंग एरर है या जो भी है, एक बार मैं देख लूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अब आप लोग लिख लो जो आपको घर से करना है, वो आपका होमवर्क होगा। और वो होमवर्क क्या है आपका, मैं बता देता हूं आप लोगों को। आपको दो रिएक्शन दी गई है, और वो दो रिएक्शन है कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन इसको हमने दिए हैं, और ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0.337 वोल्ट है, ठीक है। एक रिएक्शन में दे रहा हूं Cu2+, और अब की बार एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu+ में, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.153 वोल्ट, ठीक है। तो आपको इस वाली रिएक्शन के, कौन सी वाली रिएक्शन के लिए, Cu+ एक इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट हो गया कॉपर के लिए, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना। और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 0.521 वोल्ट। अब ये आपका होमवर्क, ध्यान रख लेना, क्योंकि इसी तरह का एक आयरन वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है, तो आपको वहां पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो ये आपका जितने भी क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन हो गए शायद, ये 22-23 जितने भी हुए हैं, मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि अब तक जितना हमने पढ़ा है वो सारा का सारा आपके माइंड में चला जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीजों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार। नंबर 21, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें एंटी लॉग लेना था। सारा कुछ मैं बता चुका था, बस वो जो कंफ्यूजन था वो मैं दूर कर देता हूँ। क्वेश्चन में जो हमारे पास लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आई थी वो लगभग 33.891 के लगभग थी। मैंने कहा था कि इसका लॉग हटाने के लिए इसका एंटी लॉग लेंगे, तो के इक्विलिब्रियम एंटी लॉग 33.2891 था, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको ये कहा था कि दशमलव की पहले जो संख्या होगी वो लॉग में चली जाएगी, लेकिन मैंने ये बता दिया था कि -37 होगा। ये -37 नहीं होगा, जब हम लोग एंटी लॉग
33.2891 का एंटी लॉग लेंगे, ये संख्या 10 की पावर 37 हो जाएगी। का मतलब आप एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पर जो आंसर है वो 10 की पावर 31 होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, और लास्ट वाला जो था हमारा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इसका तो करेक्ट आंसर 10 की पावर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लोग के इक्विलिब्रियम आया था वो 20 आया था, और जब के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो इसका एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग 20, तो 10 की पावर में चला जाएगा, तो 10 की पावर 20 का करेक्ट आंसर। बस इसके अलावा लोग कैसे निकालते हैं वो एक क्लास में मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आप इन दोनों क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन था वो दूर कर लेना। दशमलव के पहले की जो भी संख्या होती है पॉजिटिव में, एक्स वाई जेड कुछ भी, वो हमेशा 10 की पावर में चली जाती है, बस इतना सा ध्यान रखें। और अगर दशमलव से पहले माइनस में कोई संख्या है, जैसे -10 है, तो वो 10 की पावर -10 में चला जाए। ठीक है, बस इतना सा कंफ्यूजन था, उसको आप करेक्ट कर लें। ठीक है, सबको नमस्कार।